हेलो बेटा, आप लोग कैसे हो? पढ़ाई लिखाई करते रहो। आज आपका फिर से एक बार स्वागत है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। जैसा कि जो पिछला लेक्चर था बेटा, हमने मोलरता आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग बात करेंगे किसकी? मोललता की। मोललता, तो मोललता क्या होता है, मोललता और मोलरता में अंतर क्या होता है? तो मोलरता जो हमने आपको बताया था, मोलरता क्या होता है? किसी बिलियन के 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर या 1000 ml में घुले मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। ठीक, उसको हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते थे। उसका मात्रक होता था मोल प्रति लीटर। ठीक, मोल प्रति लीटर। उसी तरह से बिल्कुल मोलरता की तरह आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोललता। तो मोललता की परिभाषा क्या होती है? यहाँ जब मोललता की बात होगी बेटा, एक बात आपको याद रखना, वो होता है मोललता हमेशा विलायक के लिए निकाला जाएगा। विलायक वर्ड आपको याद रखना है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम, किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में घुले मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला बनाएंगे, विलेय की मोलों की संख्या बट्टे में विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। अब देखो, ऊपर लिखा है मोल, नीचे लिखा है किलोग्राम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? मोल पर किलोग्राम। या दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? या दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? मोल पर ग्राम हो जाएगा। अब यहां से जैसे हम लोग मोलरता में क्या करते थे, जो आयतन लीटर में था उसको ml में कन्वर्ट करते थे, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? वहां हमने मोल निकालने का फार्मूला बताया है, W/m। W/m, ये W क्या है? ये मोल हम लिख रहे हैं, तो मोल क्या होता है? W/m, मतलब भार बटे में अणुभार। तो यहाँ किसके मोल की बात हो रहा है? विलेय की मोलों की बात हो रही है। तो विलेय का मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? विलेय का भार ऊपर बटे में विलेय का अणुभार। तो यही मोलरता का दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ हम W किसका लिखेंगे? विलेय का। किसका लगाएंगे बेटा? विलेय का भार। ये W क्या है? शार्ट में लिख दे रहे हैं पूरा, विलेय का भार, विलेय का भार बटे में इसी का अणुभार। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कैपिटल M, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अब गुणे क्या कर देंगे बेटा? देखो, 1 ग्राम बराबर कितना होगा? 10⁻³ किलोग्राम। जब हम किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में करेंगे। तो ग्राम में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 1000 बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? अब ये जो द्रव्यमान हमने यहाँ किलोग्राम में लिखा है, यहाँ पे हम जब द्रव्यमान रखेंगे किसमें? इसको हम मान लेते हैं कैपिटल W। ये किसका है? विलायक का द्रव्यमान है। किसका है? यहाँ पे हम किसका द्रव्यमान रखेंगे? विलायक का, सॉल्वेंट का रखेंगे, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किसमें? अब यहाँ पे जो द्रव्यमान रखा जाएगा बेटा, ये ग्राम में रखा जाएगा। तो यही जो हमारे पास फार्मूला है, यही फार्मूला हम हर जगह यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। इसी फार्मूले से सारा न्यूमेरिकल आपका निकल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे बेटा आया विलायक का द्रव्यमान। तो आपको एक बात पता होगा, बिलियन में 2 चीजें होती हैं। अगर हम बिलियन की बात करें तो बिलियन बराबर क्या होता है? एक विलेय होता है बिलियन में, एक क्या होता है? विलायक होता है। विलेय प्लस विलायक। अब ये विलेय प्लस विलायक किसी भी चीज के लिए हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर यहाँ हम लिखेंगे बिलियन का द्रव्यमान, तो बराबर क्या लिख देंगे? विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ हमें किसका चाहिए? विलायक का द्रव्यमान चाहिए। अगर यहाँ हम इस तरह से लिखे विलयन का द्रव्यमान, तो बराबर क्या लिख सकते हैं? विलेय का द्रव्यमान। अगर हम आयतन की बात करेंगे तो विलयन का आयतन बराबर विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। अब यहाँ क्या लिख देंगे? विलायक का द्रव्यमान। हो सकता है क्वेश्चन में आपको विलयन का द्रव्यमान दिया हो, विलेय का द्रव्यमान दिया, तब आपको विलायक का चाहिए। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको विलायक का भार, विलायक का द्रव्यमान दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो, विलायक का द्रव्यमान अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। हमको चाहिए विलायक का द्रव्यमान। ये आपको क्यों बता रहा है? इसलिए कि यहाँ पे जो वैल्यू रखना है वो विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ से हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बराबर, अब इसको हम शॉर्ट में मान लेते, चलो यहाँ लिख दे विलयन का द्रव्यमान। ये विलयन लिखा हुआ, विलयन, विलयन का द्रव्यमान माइनस क्या हो जाएगा बेटा? विलयन का द्रव्यमान माइनस ये विलेय का द्रव्यमान। आपको क्वेश्चन में विलयन का दिया होगा तो वहां हमें घटा करके निकाल लेना विलेय का द्रव्यमान। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे द्रव्यमान रख देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तो आपको वहां पे किसका द्रव्यमान रखना है? विलायक का द्रव्यमान रखना है। अब देखो, अगर यहाँ पे हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पे आयतन और घनत्व, आयतन और घनत्व आपको पता होगा। घनत्व बराबर क्या होता है बेटा? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन। अगर हम घनत्व की बात करें तो यहाँ क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन होता है, द्रव्यमान बटे में
आयतन। अब यहाँ हम द्रव्यमान निकाल रहे हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए विलायक का द्रव्यमान निकालो, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का घनत्व तो दिया हो, विलायक का आयतन दिया हो, तब यहाँ से हम विलायक का द्रव्यमान क्या कर देंगे, आयतन का घनत्व में गुणा कर देंगे। यहाँ से देखो द्रव्यमान निकालना हो तो इसको इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्वेश्चन अलग तरीके से क्या आ सकता है, क्वेश्चन में दिया होगा विलायक का घनत्व तथा विलायक का आयतन इतना है, मोललता बताओ। तो विलायक का अगर हमें घनत्व दिया, विलायक का आयतन दिया है, तो हम यहाँ से विलायक का द्रव्यमान दोनों को गुणा करके निकाल सकते हैं। तो अगला फार्मूला हमारे लिए विलायक का क्या बन जाएगा, यही छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, बस इसी से आपका न्यूमेरिकल निकल जाएगा। विलायक का द्रव्यमान, अगला फार्मूला अगर घनत्व और आयतन का दिया हो तो यहाँ क्या लिख देंगे, जो भी होगा विलायक, मतलब सीधे सीधे आप याद रख सकते हैं घनत्व गुणे द्रव्यमान। जो आपको क्वेश्चन में घनत्व दिया होगा, जो आपको द्रव्यमान दिया होगा, दोनों को गुणा कर देंगे। इस तरह से आपका ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मात्रक क्या हो गया, मोल पर किलोग्राम हो गया। फार्मूला आपका यही हर जगह पे लगेगा। अब दो क्वेश्चन हमने नीचे लिखे हैं, अब इन दोनों क्वेश्चन को आप कैसे निकालोगे। क्वेश्चन देखो यहाँ लिखा है 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में। आपको क्वेश्चन में पहचानना होगा विलायक कौन है, विलेय कौन है। विलायक क्या होता है बेटा, विलायक वो होता है जिसमें कोई चीज घोली जाती है, और जो चीज घोली जाती है उसको हम लोग विलेय बोलते हैं। सिंपल भाषा में ऐसे याद रखना, अगर हम यहाँ पे लिखें ये बिलियन है, बिलियन बराबर हो गया विलेय प्लस विलायक। तो जिसका मात्रा कम होता है सॉल्यूशन में, बिलियन में जिसकी मात्रा कम होता है उसको विलेय बोलते हैं, और बिलियन में जिसका मात्रा ज्यादा होता है उसको विलायक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, बिलियन में जिसकी मात्रा कम होता है उसे विलेय बोलते हैं, जिसका मात्रा ज्यादा होता है उसको विलायक बोलते हैं। तो जनरली सबसे बढ़िया विलायक कौन होता है हमारा बेटा, जल होता है, वाटर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो 117 ग्राम NaCl को, मतलब ये नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड को हमने किसमें घोला है, किसमें घोला, 500 ग्राम जल में घोला है। तो बिलियन की मोललता, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी में आप आराम से वैल्यू रखो। अब देखो इसके मोललता हमें निकालना, मोललता निकालने के लिए क्या करना, ऊपर क्या रखना, विलेय का भार। मतलब ये जो हम 111.7 ग्राम NaCl लिए यही तो घोल रहे हैं हम लोग, यही तो जल में घोल रहे हैं, नमक को जल में घोला जा रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया विलेय, ये विलेय का भार दिया हुआ। अब इतने ग्राम जल में, ये जल क्या है, ये हो गया हमारा क्या, विलायक। ये क्या हो गया, ये हो गया विलायक, ये विलेय हो गया, ये विलायक हो गया। अब हमें पता चल गया विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। अब सीधे आपका इसमें वैल्यू रखना। अब देखो यहाँ क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार क्वेश्चन में कितना दिया, 11.7। अब ये NaCl, विलेय का अणुभार, NaCl का अणुभार आप नहीं निकाल पाओगे। अणुभार निकालने के लिए हमने आपको बताया है, सबके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे, जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या कहलाता है, अणुभार कहलाता है। सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, इसका आंसर आएगा 58.5। तो इसका जो अणुभार हो गया बेटा NaCl का अणुभार, NaCl का जो अणुभार है वो कितना है, 58.5, 58.5। अब गुणे क्या करना, यहाँ दोनों चीजें ग्राम में है, तो 1000 बटे में इसका द्रव्यमान किसका रखना, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान कितना दिया, 500 ग्राम, ये हमने काट दिया 500, ये काट दिया, हो गया 2। अब देखो इसको हम जब भाग करेंगे 11×5 = 55, कितना आएगा, 11×5 = 55 या फिर 12×5 = 60, ये आ जाएगा लगभग 5 के आसपास। ठीक, ये पूरे एग्जैक्ट 5 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2/5, आंसर कितना हो गया बेटा, 0.4, 0.4 इसका क्या हो गया, मोललता आ गया आंसर। तो ये फार्मूला हमारे लिए हमेशा उपयोगी होगा, हम इसी फार्मूले में हर एक वैल्यू को रख करके कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पर अगर हमको विलायक ना दिया हो, द्रव्यमान निकालने के लिए बिलियन का द्रव्यमान में से क्या घटा देंगे, विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है इस वाले ट्रिक से, देखो बेटा चीनी के सिरप के 203.42 ग्राम में 3.42 ग्राम चीनी है, तो चीनी में सिरप, चीनी की सिरप में मोललता क्या होगा। अब यहाँ हमें ये नहीं पता चला विलायक कौन है और विलेय कौन है, विलेयन कौन है। देखो सिरप हमेशा क्या होता है बेटा, सिरप बिलियन होता है, यानी कि ये जो हमको दिया हुआ इतना ग्राम, सिरप क्या होता है, 1 बिलियन होता है, सिरप क्या होता है, 1 बिलियन होता है। तो ये जो दिया हुआ बेटा ये बिलियन दिया हुआ, बिलियन इतना ग्राम है। अब ये चीनी है, और चीनी क्या होता है, चीनी क्या होता है, विलेय होता है, चीनी को हम घोले हैं तो ये हो गया विलेय। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, ये विलेय का ग्राम हो गया, ये बिलियन का ग्राम हो गया। अब विलेय और बिलियन का क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे, चीनी के सिरप, सिरप जो होता है बेटा वो ये हमें खुद से सोचना, चीनी जो होता है, सिरप जो होता है वो 1 बिलियन होता है,
उस बिलियन में कितना ग्राम चीनी है जो घोला गया है, वो है 3.42 ग्राम चीनी घोला गया है। ये हो गया विलेय, ये हो गया बिलियन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमको विलेय का द्रव्यमान पता है और बिलियन का द्रव्यमान पता है। हमको चाहिए क्या? मोललता निकालने के लिए हमको किसका द्रव्यमान चाहिए? विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। तो ये विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको? विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। तो ये विलयन का द्रव्यमान है। विलयन का द्रव्यमान कितना है? 203.42 है। अब इसमें से कितना घटाना? -3.42। जब इसको घटाओगे बेटा तो ये 3 हट जाएगा, यहाँ पे आ गया 200 ग्राम। ये 200 ग्राम किसका आया? विलायक का द्रव्यमान आ गया। बस अब आसानी से हम कर सकते हैं, ये विलेय है, ये विलायक का द्रव्यमान आ गया। अब इस फार्मूले में सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे तो इसकी मोललता कितनी हो जाएगी? यहाँ विलेय का भार रखना। विलेय का भार कितना दिया? वो क्वेश्चन में दिया हुआ 3.42। तो विलेय का भार हो गया 3.42 बटे में विलेय का अणुभार। विलेय यहाँ पे क्या है? चीनी। चीनी का सूत्र यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ C12H22O11। इसका अणुभार कैसे निकालेंगे? कार्बन का परमाणु भार जोड़ देंगे, इसका परमाणु द्रव्यमान जोड़ देंगे, तीनों का परमाणु द्रव्यमान जोड़ देंगे, जितना आएगा वही उसका आंसर होगा। अब देखो यहाँ एक कार्बन का होता है 12 कार्बन का हो गया 144, और इसका हो गया 22, इसका हो गया 16 गुणे 11 करें टोटल। जब इसका निकालते बेटा तो इसका जो अणुभार आएगा, अणुभार इसका 342 आता। आप निकाल के देखना। तो अब यहाँ नीचे क्या रख देंगे? 342। ये विलेय का अणुभार है, गुणे क्या कर देंगे? 1000 बटे में विलायक का द्रव्यमान। यही याद रखना आपको, हमेशा विलायक का द्रव्यमान रखा जाएगा ग्राम में। ठीक, अब यहाँ विलायक का द्रव्यमान कितना आया? 200। अब यहाँ हमने कितना रख दिया? 200। अब कैलकुलेट कर लें। एक लाइन से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, बस आपको समझने की देरी है। अब देखो ये 2 25 हो गया 1000। अब यहाँ हम इसको काट देंगे तो नीचे कितना है? ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे हम 100 से गुणा कर सकते हैं। तो ये आ गया कितना? 5 और ये हो गया 20। मतलब कितना आंसर आ गया? 1 बटे में 20। या फिर इसी क्या लिख सकते हैं? 0.05। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 0.05। जब यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 रहेंगे 100, तो 20 25 100। तो ये इसकी मोललता हो गया, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको हमने दोनों तरीके का क्वेश्चन बता दिया। जब केवल क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हो भार और उभार, तो यहाँ विलेय का भार, यहाँ विलेय का उभार गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान। बस एक बात आप मत भूलना, वहाँ पे डायरेक्ट कोई वैल्यू मत रख देना। अब जैसे ये क्वेश्चन था, अगर हम डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ रख देते तो ये आंसर गलत हो जाता है, ये वैल्यू यहाँ रख देते तो भी गलत हो जाता है। आपको यहाँ सोचना है सिरप क्या होता है बेटा? एक बिलियन होता है, सिरप बिलियन होता है। उस बिलियन में चीनी घोला गया है। चीनी मतलब जो चीजें घोली जाती हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। ये हमको क्वेश्चन में विलेय का दिया है, ये बिलियन का दिया था। अब विलायक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बिलियन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे तो हमको किसका मिलेगा? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान हमको मिल गया 200 ग्राम। अब वहां पर हम सब सारी वैल्यू रख देंगे। केवल हमको विलायक के द्रव्यमान का खेल है, केवल विलायक के द्रव्यमान किसी तरह से आप निकाल लोगे। ठीक बेटा, इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, अब इतना करो आप। चलो बेटा, अगला टॉपिक है बेटा मोल प्रभाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान होता है और बहुत एक क्वेश्चन हर बार आपको मिलेगा। मोल प्रभाज क्या होता है? देखो ऐसे तो हम लोग अगर परिभाषा की बात करें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिलियन हम ले लेते हैं, ये कोई बिलियन है। अब अगर ये बिलियन है तो इसमें विलेय भी होगा। बिलियन में 2 चीज़ें होती है, विलेय भी होगा और क्या होगा बेटा? विलायक भी होगा। विलेय और विलायक दोनों चीज़ें होगा। तो विलेय का मान लेते हैं हमने कितना मोल है? n मोल है। और विलायक का हम मान लेते हैं कितना मोल है? कैपिटल N मोल है। तो हमें जो किसी भी चीज़ का अगर मोल प्रभाज निकालना है तो मोल प्रभाज के लिए जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर रखेंगे, नीचे कुल मोल, टोटल मोल। तो इसको अगर हम परिभाषा में बोले तो बेटा ऐसे बोलेंगे, किसी बिलियन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जिसका निकालना उसका ऊपर रखेंगे, नीचे दूसरे वाले का पूरा मोल रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मोल इसमें मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करेंगे? किसी एक घटक का मोल बटे में कुल मोल, किसी एक घटक का मोल बटे में कुल मोल। तो हमको क्या मिल जाएगा? अब देखो यहाँ पे बिलियन है ये, तो ये बिलियन में क्या क्या है? विलेय है और विलायक है। तो हमें अगर बिलियन का हमें मोल प्रभाज निकालना, मोल प्रभाज को बेटा हम लोग प्रदर्शित करते हैं यक्स से। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? अगर हमें यहाँ पे बिलियन में किसका निकालना है? विलेय का,
अगर हमें विलायक का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मोल प्रभाज किसका निकालना बेटा? हम विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो जिसका निकालना हमने क्या लिखा? उसके मोल बटे में कुल मोल। ये आपको अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। उसके मोल, बस इतना याद रखना, उसके मोल बटे में कुल मोल। अब देखो यहाँ पे विलेय का मोल प्रभाज हमको निकालना है। हम किसका निकालना? विलेय का। तो ऊपर किसका मोल रखेंगे? जिसका निकाल रहे होते हैं। यहाँ किसका रखेंगे? विलेय का मोल। हमने क्या मान रखा? विलेय का कितना मोल है? n मोल है, स्मॉल n मोल बटे में कुल मोल, बटे में कुल मोल। विलेय और विलायक बटे में कुल मोल कितने? n प्लस n। तो बटे में कुल मोल कितना हो गया बेटा? n प्लस n। इसी तरह से अगर हम मान लो यहाँ पे निकालें किसका? विलायक का। इसी तरह से बिल्कुल हम अगर यहाँ पे मोल प्रभाज किसका निकालें? विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो अब की बार क्या करेंगे बेटा? विलायक का मोल ऊपर रखेंगे बटे में कुल मोल। विलायक का मोल हमने कितना मान रखा है? कैपिटल N। यहाँ पे विलायक का मोल हमने कितना मान रखा है? विलायक का मोल है कैपिटल N, बट कैपिटल N बटे में कुल मोल। कुल मोल कितना हो जाएगा बेटा? इसमें टोटल कितने मोल है? n प्लस n। कुल मोलों की संख्या कितनी? n प्लस n। तो यही आपको निकालना है। अब देखो यहाँ से उसके मोल बटे में कुल मोल। हम अगर विलेय का निकाल लेंगे तो जिसका निकालेंगे, कुल मिला के जिस घटक का निकालेंगे उस घटक का मोल ऊपर रखेंगे, बटे में कुल मोल से भाग कर देंगे। जो आएगा वो हमेशा उसी का मोल प्रभाज आएगा। ये बात आपको नोट करके याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पे आपको याद रखना, जो मोल फ्रैक्शन विलेय का होगा, मोल प्रभाज विलेय का प्लस विलायक का, ये हमेशा विलयन के बराबर होगा। और ये विलयन हमेशा किसके बराबर होगा? 1। जो कुछ भी हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, अगर हम विलेय का निकालते हैं या विलायक का निकालते हैं, दोनों का मोल प्रभाज कितना आएगा बेटा? हमेशा 1 आएगा। अब क्वेश्चन में कभी विलेय का पूछेगा, कभी विलायक का पूछेगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, अब ये जो हमने लिखा, यहाँ से अगर हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना हो? विलायक का। अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो क्या कर देंगे? यहाँ पे इसके इक्वल क्या है? 1। तो 1 में से किसको घटा देंगे? विलेय के मोल प्रभाज। विलेय के मोल प्रभाज को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम विलायक का कैलकुलेट कर लिए हैं, विलेय का पूछ रहा है, तो मोल प्रभाज किसका रखेंगे? यहाँ पे मोल प्रभाज विलेय बराबर 1 माइनस किसका मोल प्रभाज? विलायक का मोल प्रभाज घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? विलेय का मिल जाएगा। तो ये विलेय और विलायक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये आपको क्वेश्चन में बहुत आसानी से आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान कर देता है ये निकालने के। अब जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन, आपको हमने क्वेश्चन दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मोल का बात होता है, हमेशा मोल का बात। उसके मोल मतलब कुल मोल, आपको मोल निकालना आना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है? 72 ग्राम जल तथा 90 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज, मतलब हमको किसका निकालना है? जल का भी निकालना है और एथिल अल्कोहल का भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जल का मोल निकालेंगे। यहाँ पे जल का मोल, तो जब हम जल का मोल निकालेंगे, मोल निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार क्या होता है? तो यहाँ पे देखो 72 ग्राम जल का भार कितना दिया है? 72 बटे में क्या कर देंगे? 72 बटे में क्या कर देंगे बेटा? जल का अणुभार होता है 18। तो यहाँ इसके मोल कितने आ गए? 4 मोल। तो यहाँ किसका मोल? ये 4 आया, ये जल का मोल आ गया। इसी तरह से जब हम इसका निकालेंगे बेटा, हाँ एथिल अल्कोहल का निकालेंगे, तो एथिल अल्कोहल का अणुभार जब निकालते हैं, 1 कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का 24 और ये 6 हाइड्रोजन है, 24 6 30, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 30 10 40 6 46। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फिर से हम इसका मोल निकालेंगे। इसका मोल निकालेंगे, क्या हो जाएगा? वही फार्मूला फिर W/m। तो यहाँ W कितना दिया हुआ? 92। कितना दिया बेटा? 92 दिया। 92 बटे में क्या कर देंगे? 46। ये आ गया 2। आपका यहाँ पे मोल कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमें फार्मूला क्या निकालना? फार्मूला कौन सा लगाना? उसके मोल बटे में टोटल मोल। हमें दोनों का, यहाँ पे क्वेश्चन में एक का पूछ सकता है, दोनों का पूछ सकता है, यहाँ पर हमें दोनों का निकालना, मतलब जल का भी हमें मोल प्रभाज निकालना है और एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाज निकालना है। तो आप ध्यान से देखो, अब जल का अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे हम जल का निकाल रहे हैं, मोल प्रभाज किसका? जल का। अगर जब हम जल का निकाल रहे होते हैं, हमने क्या बताया था? जिसका निकालना होता है उसका मोल ऊपर रखेंगे बटे में कुल मोल। अब यहाँ जल का मोल हम निकाल रहे हैं, ठीक है। जल के मोल निकालने के लिए क्या करना है? जल का मोल निकालने के लिए, मोल प्रभाज निकालने के लिए जल का मोल ऊपर रखेंगे बटे में कुल मोल। देखो टोटल मोल कितने? 4 ये है, 2 ये है। टोटल मोल कितने हो गए बेटा? 4 + 2, टोटल कितने हो गए? 4 बटे में 6, यानी कि ये कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है? 3 6 18, 0.67 के लगभग ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब इसी तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा, अब अगला क्या, एथिल अल्कोहल का निकालना है। जब एथिल अल्कोहल का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, C2 एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, तो अब क्या करेंगे, उसके मोल जिसका निकालना हो, यहाँ पे मोल प्रभाज इसका कितना हो जाएगा, 2 मोल कितना है 2, कुल मोल कितना बेटा 4 + 2 6, 4 + 2 6, ये टोटल कितना हो गया 1/3, मतलब 2/6 1/3। अब जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा 0.34, लगभग 0.33 के आसपास ये आ जाएगा। अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर इस तरह से नहीं, किसी एक का निकाल लेना, किसी एक का, जिसका चाहे विलेय का निकालो चाहे विलेय का। अब देखो यहाँ पे विलेय क्या है, एथिल अल्कोहल को हम जल में घोल रहे हैं, ये विलेय हो गया। अब जल यहाँ पे क्या हो गया, विलायक हो गया। अब अगर हमने पहले विलायक का निकाल लिया, विलायक का निकाल लिया, तो हमें विलेय का चाहिए, तो क्या करते हैं, एक में से विलायक को घटा देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर इसको, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आया ये किसका आया, जल का आया, यानी कि जल है विलायक, विलायक का मोल प्रभाज हमको मिल चुका है, तो हमें विलेय का निकालना 1/1 में से अगर हम विलायक का मोल प्रभाज घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज। इस तरीके से निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से। अब इस वैल्यू को देखो, ये अगर इसको 1 में से हम घटा दें, यहाँ पे इसको अगर 1 - 0.67 इतना घटा दे तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, सीधे आंसर मिल जाएगा 0.33। ठीक है। अब इसी तरह से मान लो अगर हमने पहले इसको कैलकुलेट कर लिया, पहले इसको कैलकुलेट कर लिया, तो पहले इसको अगर हमने कैलकुलेट किया है तो ये वैल्यू हमको निकल जाएगा। जब 1 में से हम क्या कर देंगे 0.33 घटा देंगे -0.33, तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि चाहे हम पहले विलेय का घटा निकाल लें चाहे विलायक का निकाल लें, 1 में से जो घटा देंगे वही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जो विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज होता है वो दोनों 1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एक बिलियन है, उस बिलियन में 1 मोल यूरिया है, 2 मोल HCl और 3 मोल जल है, तो अम्ल का मोल प्रभाज। यहाँ पे क्वेश्चन में केवल अम्ल का पूछ रहे हैं, तो जब अम्ल का पूछ रहे हैं तो इसमें देखो अम्ल कौन सा है, HCl क्या होता है बेटा, ये HCl अपना क्या है, अम्ल है, ये HCl अम्ल है, तो हमें HCl का निकालना है, मोल प्रभाज किसका, HCl का निकालना है। तो जिसका निकालना उसके मोल, यहाँ पे डायरेक्ट मोल दिया तो उसके मोल ऊपर क्या रख देंगे 2/में कुल मोल कितने हो जाएंगे, 1 मोल ये, 2 मोल ये, 3 मोल ये, 3 2 5 और 1 6, 1 + 2 + 3, ये कितना हो गया 2/6, यानी कि कितना होगा 1/3, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं 0.33, ये इसका मोल प्रभाज आ गया HCl का। अब मान लो इसी तरह से हमसे यूरिया का पूछता तो 1/6 आंसर हो जाता, क्यों, उसके मोल, यूरिया के मोल बटे में कुल मोल, यूरिया का पूछता तो 1/6 आंसर हो जाता। मान लो इसी तरह से हमसे जल का पूछता तो 3 में कुल मोल, 3/6 यानी कि 1/2 0.5 आंसर हो जाता। तो इस तरह से बेटा हम सबके मोल प्रभाज निकालते हैं, बस बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। मोल प्रभाज निकालने के लिए जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर रखना, बटे में कुल मोल से भाग कर देना है, उसका मोल प्रभाज आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है, किसी एक का मोल प्रभाज निकाल लिया तो उसको 1 में से घटा देंगे, अगले का मोल प्रभाज आ जाएगा। ठीक है बेटा, इतना आप नोट करो। चलो बेटा अगला टॉपिक देखो, मोललता और मोल प्रभाज में संबंध। बहुत आसान है, जब क्वेश्चन में कभी मोललता और मोल प्रभाज, अगर मोल प्रभाज दिया हो, मोललता पूछ रहा हो, या फिर मोललता दिया हो मोल प्रभाज पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो देखो मोललता का फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे मोललता और मोल प्रभाज, ये हमने लिखा है मोल प्रभाज विलेय का बटे में मोल प्रभाज विलायक का गुणे 1000 बटे में ये अणुभार किसका रखेंगे, विलायक का अणुभार। अब ये जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो, ये बात आपको याद रहेगा, विलेय का मोल प्रभाज ऊपर रखना, बटे में क्या करना है विलायक का मोल प्रभाज। अब ये विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया है विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है 1 होता है। यानी कि विलायक का मोल प्रभाज निकालना तो 1 में से क्या घटा देंगे, विलेय के मोल प्रभाज। जो विलेय का मोल प्रभाज होगा उसको 1 में से घटा देंगे, हमको किसका मिल जाएगा, विलायक का। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे समझना क्या, बस यही आपको समझना था, ये दिया है कि नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में ये चीजें नहीं दिया है। किसी जलीय विलयन में H2SO4 का मोल प्रभाज दिया है, H2SO4। अब सोचो ये जलीय विलयन लिखा हुआ है, ये जलीय विलयन का मतलब होता है उसमें क्या है, जल है। अब ये जल क्या होता है बेटा, जल होता है विलायक, बहुत अच्छा विलायक होता है, दुनिया का सबसे अच्छा विलायक माना जाता है कौन, जल। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा क्या है।
किसी जलीय विलयन में H2SO4 का मोल प्रभाज इतना दिया है तो विलयन की मोललता होगी। ये एक लाइन का क्वेश्चन है आपके, एक लाइन का क्वेश्चन बहुत आसानी से आएगा। अब देखो ये जल क्या हो गया, विलायक हो गया। अब हम विलायक का अणुभार है, यह जल का फार्मूला आपको पता क्या होता है, H2O। अब विलायक का अगर हम अणुभार निकाले, m निकाले, यानी कि m अणुभार कितना होता है, 18 होता है। यहां से क्वेश्चन को पकड़ना है जलीय, जल का हमको अणुभार भी पता चल गया। अब यहाँ पे विलायक, अब ये विलायक है, विलायक का मोल प्रभाज हमें निकालने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। अब देखो मोल प्रभाज ये किसका, ये H2SO4 क्या है बेटा, ये विलेय, यानी कि हमको विलेय का मोल प्रभाज दिया हुआ है। तो यहाँ से विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे, एक में से क्या घटा देंगे, 0.15 घटा देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज यानी कि 0.85। ये आपका आ गया विलायक का मोल प्रभाज। अब हमें मोललता निकालना है, बस सिंपल सा फार्मूला है। विलेय का मोल प्रभाज कितना दिया बेटा, 0.15 दिया है। विलायक का मोल प्रभाज हम लोग निकाल लिए कितना, 0.85 गुणे क्या करना, 1000 बटे में किसका अणुभार रखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। पूरे मोललता कहीं भी अगर पूछा जाए तो मोललता में, पूरे मोललता में आपको खेल करना किसके साथ, विलायक। आपको विलायक का हर चीज चाहिए। तो विलायक का अणुभार, यहाँ पे विलायक क्या है, जल है, जल का अणुभार कितना होता है, 18। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जितना आ जाए वही आपका आंसर है। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो ये 55.6 आता है, 1000 बटे में 18, 55.6। जब इसको काटेंगे 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और ये 55 हो गया, लगभग ये आपके 9 के आसपास आएगा। तो जो इसका आंसर आएगा 9.8 समथिंग आएगा। ये आपका मोललता हो गया। मोललता को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं। अब यहाँ पे हम इसको मोल ग्राम भी लिख सकते हैं, मोल किलोग्राम। अब इसको जिसमें हम रखे हैं ग्राम में रखे हैं तो मोल पर ग्राम भी बोल सकते हैं। तो इसका मोललता कितनी आ गई, 9.8। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन डायरेक्ट करने के लिए। वहाँ पे सब लोग घबरा जाते हैं मोललता और मोल प्रभाज में जब क्वेश्चन आ जाता है तो उसको लगाने लगते हैं पहले मोल प्रभाज मोललता क्या होता है। तो आपको सीधे से ये आपको केवल फार्मूला याद रखना, मोल प्रभाज किसका रखना, विलेय का बटे में विलायक का मोल प्रभाज, 1000 बटे में विलायक का अणुभार। अब विलायक का जो मोल प्रभाज है क्वेश्चन में आपको जनरली नहीं दिया रहेगा। आपको क्या करना, जो विलेय का मोल प्रभाज है उसको एक में से घटा देना, जैसे हमने यहाँ पे निकाला, एक में से विलेय का मोल प्रभाज घटा देंगे, विलायक का मोल प्रभाज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, जो आएगा वही आंसर है। ठीक है बेटा, चलो बेटा अगला टॉपिक देखो, ये है फार्मलता। तो फार्मलता जो होता बेटा कुछ नहीं होता, जो हम लोग मोलरता निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए इसकी फार्मलता क्या होगा, तो जो फार्मलता सांद्रता में होती है वही मोलरता कहलाती है। सामान्य रूप से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता। और मोलरता क्या होता है, मोलरता हम लोग पढ़े हुए मोल प्रति लीटर, यानी कि मोल बटे में आयतन लीटर में। अब जो हम लोग मोलरता में जितनी चीजें कैलकुलेट किया था वही सब क्या है, फार्मलता है। मोलरता आप अच्छे से सब कुछ पढ़ चुके हो। इसके बाद देखो बेटा H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की सांद्रता, इसमें 4 क्वेश्चन आता है केवल, इसके अलावा आपके कैटेगरी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ठीक है, तो H2O2 की सांद्रता कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा H2O2 का सब कुछ दिया रहेगा। अगर नॉर्मलता पूछता आयतन लीटर में, यहाँ पे आयतन जो रखा जाएगा बेटा ये लीटर में रखा जाएगा। ठीक है, आयतन बटे में 5.6। अगर मोलरता पूछते हैं तो आयतन बटे में 11.2। ये डायरेक्ट आप फार्मूले को रट लेना, याद रखना। H2O2 का क्वेश्चन लगाने के लिए आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। नॉर्मलता क्या होता है, आयतन लीटर बटे में 5.6। मोलरता क्या होता है, आयतन बटे में 11.2। इसी तरह जब इसका परसेंटेज, ऑप्शन में देखना कौन सी सांद्रता आपको पूछा जा रहा है, परसेंटेज पूछा जा रहा है, मोलरता पूछा जा रहा है, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। तो परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए 17 बटे में 56 गुणे आयतन रख देंगे। यहाँ पे जो भी दिया रहेगा लीटर में या ml में जिसमें दिया रहेगा उसमें रख देना, कोई यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि लीटर में रखा जाए। ठीक है, शक्ति बराबर होता जो इसका स्ट्रेंथ निकाला जाता 17 बटे में 5.6 इस टू आयतन। तो इस तरह से H2O2 की सांद्रता हम लोग निकालते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, 10 आयतन H2O2 बिलियन की सांद्रता है, बिलियन की सांद्रता है। वहां पे ऑप्शन दिया, जैसे मान लो हमने ऑप्शन दे दिया 1%, दूसरा ऑप्शन हो गया 2%, तीसरा ऑप्शन हो गया 3%, चौथा हो गया 4%। ठीक बेटा, तो इस तरह से आपको ऑप्शन रहेगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, परसेंटेज दिया हुआ था, हमें कौन सा निकालना है, परसेंट निकालना है। तो ठीक है, अब यहाँ पे परसेंट निकालेंगे कैसे, तो प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला क्या है, 17 बटे में 56 गुणे इतना आयतन दिया हुआ कितना 10, क्या कर देंगे यहाँ पे 10 रख देंगे सीधे वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 5.6 हो जाएगा, ये 17 है तो 5 15, लगभग ये कितना आ गया 3%। तो इसका आंसर कितना हो गया
3%। इस तरह से H2O2 का नॉर्मलता निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, आयतन बटे में 5.6 रखते हैं। मोलरता निकालने के लिए क्या करते हैं, आयतन बटे में 11.2 रखते हैं। इसी तरह अगर प्रतिशत निकालना हो तो 17 बटे में 56 आयतन कर देते हैं। इसी तरह से उसकी शक्ति निकालना हो तो क्या रखते हैं, 17 बटे में 5.6 आयतन। फार्मलता किसी का निकालना हो तो वही जनरली हम लोग जो मोलरता पढ़े होते हैं वही क्या कहलाती है, फार्मलता कहलाती है। और मोलरता क्या होता है बेटा, 1000 ग्राम में या 1 लीटर में घुले मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर या मोल पर ml। ठीक है, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा बेटा, मोलों की संख्या बटे में आयतन लीटर में। जब हम लीटर को कैलकुलेट करते हैं, मोल निकालने का फार्मूला हमने आपको 3 बताया है। मोल बराबर फार्मूला होता है, पहला भार बटे में अणुभार, दूसरा फार्मूला होता है कणों की संख्या बटे में अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है बेटा, 6.02 × 10⁻23। अब इसके बाद तीसरा फार्मूला होता है आयतन बटे में 22.4। आयतन किस में रखना है, आपको लीटर में रखना। अगर इसको ml में लेंगे तो 22,400। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े बेटा, मोललता। आज जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा वो है मोललता। मोललता क्या होता है, एक किलोग्राम में 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में घुले मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। मोललता का जो मात्रक होता है बेटा, मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम या मोल पर ग्राम। तो इसी तरह से हम लोग इसके बाद पढ़े मोल प्रभाज। मोल प्रभाज याद रखना, मोल प्रभाज का जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी मोल होता है नीचे भी मोल होता है। यानी जो कंपोनेंट दो, कोई बिलियन होगा उसमें 2 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का बटे में पूरे कंपोनेंट का मोल रख देंगे, यानी कि उसके मोल बटे में कुल मोल। जिसका पूछा जा रहा है उसका मोल ऊपर रखते हैं, बटे में कुल मोल से भाग कर देते हैं, अपना क्या जाता है, मोल प्रभाज। इसके बाद हमने एक रिलेशन बताया मोल प्रभाज और मोललता में संबंध। तो मोललता बराबर हमने क्या बताया, आपको बताया कि जो अणुभार, मतलब जो हम लोग मोल रखते हैं, क्या होता है, भार बटे में अणुभार। विलेय का भार मतलब विलेय का द्रव्यमान, विलेय का मोल प्रभाज। उसी तरह से फार्मूला बनाएंगे, जो विलेय का भार था उसके जगह क्या कर देंगे, विलेय का मोल प्रभाज बटे में विलायक का मोल प्रभाज, बटे में विलायक का मोल प्रभाज गुणे 1000 बटे में क्या कर देंगे, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। तो मोल प्रभाज विलेय का प्लस मोल प्रभाज विलायक का, दोनों बराबर किसके होता है, मोल प्रभाज विलेय का प्लस मोल प्रभाज विलायक का बराबर होता है 1। हमें विलेय का पता चल जाएगा, विलायक का पता चल जाएगा, एक में से हम घटा देंगे तो किसी एक का निकल जाएगा। एक का अगर निकाले, जैसे विलेय का निकाल लिया तो एक में से घटा देंगे तो हमको विलायक का पता चल जाएगा। विलायक का निकाल लिया, एक में से घटा देंगे तो हमको विलेय का पता चल जाएगा बेटा। अब यहाँ पे देखो, ये H2O2 का बता दिया, सारी चीजें हो गई। आपका लगभग ये मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। केवल एक टॉपिक आपका बचा है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मलता, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये आपको नॉर्मलता बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको इक्विवेलेंट वेट का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करने का कैटेट और BHU आईसर में जरूर आता है, तो इसको ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद बेटा, आज यहीं तक।